दोस्तों हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं डीसी मशीन और इसमें हम लोग डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दिष्ट धारा जनरेटर का कार्य सिद्धांत और इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे साधारण लूप जनरेटर, सिंपल लूप जनरेटर। तो हम बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। दिष्ट धारा जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो डीसी मशीन एक ऐसी मशीन है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ऊर्जा का यह परिवर्तन गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के उत्पादन सिद्धांत पर आधारित है। तो यह जो परिवर्तन है ऊर्जा का, वह गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पादन सिद्धांत पर आधारित है। जब एक चालक चुंबकीय फ्लक्स को काटता है तब फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस विद्युत वाहक बल के कारण धारा प्रवाह होना प्रारंभ हो जाता है यदि चालक का परिपथ क्लोज्ड हो। तो कहने का मतलब यही है कि अगर एक चालक जो है वो चुंबकीय फ्लक्स को काटता है तब फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जो कि हमारा होता है गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब यदि यह चालक अगर हमारा बंद परिपथ है यानी कि क्लोज्ड है, तो हमारा जो करंट है उसमें वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगा। किसी विद्युत जनरेटर में विद्युत शक्ति प्राप्त करने के लिए निम्न मौलिक बातों का होना आवश्यक है। तो अगर हमें एक डीसी जनरेटर से विद्युत शक्ति हमें प्राप्त करनी है तो इन बातों का होना आवश्यक है। सबसे पहला, यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। दूसरा, चालक, कंडक्टर या बहुत से चालक। तीसरा, चालकों की चुंबकीय क्षेत्र में गति ताकि वह फ्लक्स को काट सकें। तो हमारे पास क्या मौलिक बातों का होना आवश्यक है? सबसे पहले हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक कंडक्टर होना चाहिए या फिर बहुत सारे कंडक्टर होना चाहिए, और उस चालक और चुंबकीय क्षेत्र इनके बीच एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए। या तो फिर आपका जो कंडक्टर है वो रोटेट कर रहा हो या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेट कर रही हो। दिष्ट धारा जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए स्थायी या विद्युत चुंबकों का प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारे डीसी जनरेटर होते हैं इसमें जो हम चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं उसके लिए हम स्थायी चुंबक या परमानेंट मैग्नेट या विद्युत चुंबक, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, का प्रयोग किया जाता है। चालक आर्मेचर में स्थित होता है। आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र में प्रथम चालक प्राइम मूवर की सहायता से घुमाया जाता है। तो जो हमारा आर्मेचर है उसे हमें मैग्नेटिक फील्ड में घुमाना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्राइम मूवर की सहायता लेते हैं और इसको हम रोटेट कराते हैं। जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो चुंबकीय फ्लक्स कट करता है तथा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियमों के अनुसार चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो अब हम इसको रोटेट कर रहे हैं प्राइम मूवर के द्वारा, तो इससे क्या होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कट होगा। इसके द्वारा इससे क्या होगा कि जो हमारा चालक है उसमें हमारे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम द्वारा ज्ञात की जा सकती है। तो ये जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल है इसकी अगर हमें दिशा ज्ञात करनी है तो इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम यानी कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं साधारण लूप जनरेटर या सिंपल लूप जनरेटर। एक अकेले बर्तन की आयताकार ताम्र कुंडली ABCD दिखाई गई है जो कि अपने अक्ष के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। यह चुंबकीय क्षेत्र स्थायी चुंबकों या विद्युत चुंबकों द्वारा बनता है। तो इस डायग्राम में आप लोग यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये हमारी परमानेंट मैग्नेट यानी कि स्थायी चुंबक हैं। इसके द्वारा ये जो आप देख रहे हैं लाइनें, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र बना है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक आयताकार ताम्र कुंडली रखी है जो कि अपने अक्ष के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है और इसे हम यहाँ पर रोटेट करा रहे हैं। अब यहाँ पर C1 और C2 जो हैं वो हमारे हैं स्लिप रिंग, और जो E1 और E2 हैं ये हैं कार्बन ब्रशेस, और यहाँ पे ये जो R है ये हमारा लोड लगा है। कार्बन ब्रश E1 तथा E2
स्लिप रिंगों C1 तथा C2 पर स्प्रिंगों द्वारा कसे रहते हैं। इनका कार्य कुंडली में प्रेरित धारा इंड्यूस्ड करंट को एकत्रित करना तथा बाह्य लोड में भेजना है। तो इसका कार्य क्या हो गया हमारे ब्रशेस का? ब्रश का कार्य ये हो गया कि जो कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा है उसको एकत्र करना और इस विद्युत धारा को बाहर जो लोड लगा हुआ है उसमें भेज देना। अब इसकी हम लोग कार्य प्रणाली के बारे में देखते हैं। वर्किंग। कल्पना कीजिए कि एक कुंडली समान गति से वामावर्त काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही है। इससे सहलग्न फ्लक्स परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल EMF उत्पन्न हो जाता है, जो हमारा होता है EMF इज इक्वल टू NdΦ/dt। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये हमारी एक कुंडली है जिसे हम यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो जब हम इसको घुमाएंगे तो इससे क्या होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कट होगा। इसकी वजह से इसमें हमारा EMF इंड्यूस हो जाएगा, यानी कि जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो इसमें आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू होती है NdΦ/dt। जब कुंडली अवस्था नंबर 1 में है तो चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल 0 होगा, क्योंकि इस अवस्था में कोई भी चालक चुंबकीय क्षेत्र नहीं कट कर रहा है। देखिए, अगर ये जो हमारी कुंडली है वो अगर पोजीशन जो है इसकी 1 पर पोजीशन पे है तो इस कंडीशन में उस कुंडली में कोई भी हमारा EMF इंड्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह जो है वो उसके चुंबकीय क्षेत्र के यहाँ पर पैरेलल हो जाएगी, तो यहाँ पर कोई भी हमारा EMF इंड्यूस नहीं होगा। जब कुंडली अवस्था नंबर 2 पर पहुँचती है, इसके चालक चुंबकीय क्षेत्र को तिरछा काटते हैं तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 2 के बराबर होगा। यहाँ पे देखिए, जो हमारी अवस्था नंबर 1 थी वहाँ पर हमारा जो EMF है वो 0 है। इस वेव फॉर्म में आप देख रहे होंगे कि 1 जो पॉइंट है, 1 नंबर जो है वो हमारा 0 पर है। उसके बाद जब हम पोजीशन 2 पे आए हैं तो कुछ ना कुछ इसमें हमारा EMF इंड्यूस हुआ है, जिसकी वैल्यू यहाँ पर 2 दिखाई है। जब कुंडली अवस्था नंबर 3 पर पहुंचती है तब चालक चुंबकीय क्षेत्र को लंब रूप में अधिकतम काटते हैं तथा इस अवस्था में अधिक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे ही ये 3 नंबर पे पहुँचेगा, तीसरी अवस्था पे पहुँचेगा, तो इस कंडीशन में जो हमारी जो कुंडली है वो उसके पैरेलल हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ज़्यादा से ज़्यादा कट होगा। इसकी वजह से हमारा जो EMF है वो भी मैक्सिमम इंड्यूस होगा। कब? जब हमारी पोजीशन नंबर 3 पे होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 नंबर जो है वहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा EMF इंड्यूस हो रहा है। अवस्था नंबर 4 में प्रेरित विद्युत वाहक बल कम है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स क्षेत्र से कटने की दर से कम है। यहाँ पे देखिए, जब हम इस अवस्था नंबर 4 पे जाएंगे तो यहाँ पर जो हमारी फ्लक्स लाइन होंगी वो जितनी हमारी 3 पर कट रही थी उससे अब यहाँ पर कम कटेंगी। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी जो EMF है, जो हमारा EMF इंड्यूस हो रहा था उसकी वैल्यू कम हो रही है और इसकी वैल्यू कम ही होती जा रही है आगे। अवस्था नंबर 5 में कोई फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र से नहीं कटेगा, इसलिए चालक में कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, जो हमारा पोजीशन जो 5 है इस पे कोई भी हमारा EMF इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चुंबकीय फ्लक्स लाइन जो है वो कट नहीं होगी। अवस्था नंबर 6 में चालकों में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा अवस्था 1 तथा 5 की अपेक्षा बदल जाएगी, क्योंकि प्रत्येक चालक विपरीत ध्रुवता के नीचे है। अब देखिए, ये जैसे ही आपके 5 के अगली पोजीशन पे आएगा, इस बार क्या होगा, जो हमारा EMF है वो पहले की अपेक्षा अब जो है वो हमारा अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 6 नंबर है वो आप देखिएगा हमारा नेगेटिव में जा रहा है। अवस्था नंबर 7 पर प्रेरित विद्युत वाहक बल ऋणात्मक अधिकतम पर पहुंच जाएगा तथा पुनः घटते रहेगा जब तक कि पुनः अवस्था नंबर 1 पर ना पहुंच जाए। तो यहाँ पर देखिए, ये माइनस में गया, इसके बाद ये माइनस में मैक्सिमम पर गया, फिर ये आपका 0 की तरफ आ रहा है EMF।
अवस्था 1 तथा 5 तटस्थ क्षेत्र न्यूट्रल जोन कहलाता है। तो 1 और जो 5 पोजीशन है, ये आप देखिए 1 और 5 पोजीशन, इस पर कोई भी हमारा ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा है, 0 ईएमएफ इंड्यूस है। तो ये हमारा कहलाता है न्यूट्रल जोन या तटस्थ क्षेत्र। क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड ईएमएफ दिशा क्रम में परिवर्तित होता रहता है, इसलिए यह एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल है। तो यहाँ पे देखिए आप, समय के साथ ये जो है हर एक पॉइंट पर ये चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे इसकी वजह से जो है एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल है। ये इसकी जो वेव फॉर्म है वो आपकी प्रत्यावर्ती है। धातु या कार्बन का एक ब्रश कुंडली से बाह्य परिपथ में धारा ले जाने का कार्य करता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा ही था